अरे स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज देख रहे हैं। चैप्टर अपना है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। काफी टॉपिक अपन इसमें डिस्कस कर चुके हैं और जो लास्ट वाला पोर्शन अपना बचा हुआ है उसमें अपन आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन और उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे अपन बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन की जो अपन बात करते हैं कि मानव में तो अपन ने पढ़ लिया था, मनुष्य में तो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही सॉरी जो थर्ड चैप्टर अपन ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एक्स एक्स और एक्स वाई की अपन ने बात की थी। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, उसके बाद में डिटेल्स एनसीईआरटी वाला देखेंगे। तो वो अपन ने पढ़ रखा, लेकिन कुछ दूसरे जो जीव हैं जैसे इंसेक्ट की अपन बात करें, कीटों की अपन बात करें या अपन पक्षियों की बात करें, उसमें किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। मधुमक्खी में एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, मधुमक्खी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुमक्खी वाला तो वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। उत्परिवर्तन जिसे अपन बोलते हैं म्यूटेशन, थोड़ा सा आइडिया आपको इसके अंदर दे रखा है, बाकी जो डिटेल से बता रखा है वो बता रखा है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार छठे चैप्टर में उत्परिवर्तन के बारे में काफी बता रखा है। सो वहां पर भी डिस्कस करेंगे और यहाँ जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। उससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे नोट करते चलिएगा और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे स्टार मार्क करते चलेगा। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, सिंपल सा। अपने को पता है कि निषेचन या लैंगिक जनन की अपन बात करें, लैंगिक जनन की तीन घटनाएं होती है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात, अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। तो जो निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद में जैसे ये नर है और ये मादा है, और जो नेक्स्ट निषेचन होने के बाद में नया जो जीव बन रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से निर्धारित होता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो अपन यहां से डिस्कस कर रहे हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया विधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहले ही बनी रही। आनुवांशिक या क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रारंभिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले जो अगर पूछा जाए कि अध्ययन कहां से स्टार्ट हुआ और अपने को कहां से आइडिया हुआ लिंग निर्धारण का, तो कीटों से, इंसेक्ट से हुआ था। ठीक है, वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय परीक्षणों ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक या क्रोमोसोमीय आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया। इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है हैकिंग। हैकिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1819 ने कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। शुक्र जनन, ठीक है, अपन ने पढ़ा है शुक्र जनन की भी बात की थी। शुक्र जनन नलिकाओं की अगर अपन बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं मानव में, जहां शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वहां पर हैकिंग साहब ने क्या किया, एक विशिष्ट प्रकार की संरचना देखी जिसके अंदर केंद्रक भी था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी घुमा देगा कि जो हैकिंग ने देखा था वो किस प्रकार की संरचना थी, उसमें केंद्रक था या नहीं था, तो ये पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस था, जो स्ट्रक्चर उसने देखी थी शुक्र जनन में, उसमें केंद्रक था। उन्होंने ये भी देखा कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन मतलब शुक्राणु निर्माण के दौरान के बाद ये संरचना देखी गई। तो 50% जो शुक्राणु थे उसमें शुक्र जनन के बाद में संरचना देखी गई, जबकि बाकी जो शेष 50% में ये नहीं होती। तो हैकिंग ने इसे क्या कहा, एक्स काय कहा। एक्स का मतलब उसको नाम नहीं दिया उसने, बोला कि अभी पूरा इसके बारे में डिटेल से पता नहीं। जैसे एक्स मैन हुआ, मूवी भी है, ठीक है, जिसमें विजिबल नहीं होता, जो हीरो होता दिखता नहीं है, ठीक है, तो सेम वैसे ही ये दिखा तो था लेकिन इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए इसे एक्स बॉडी बोल दिया इंग्लिश में, और हिंदी में से अपन बोलते हैं अपन एक्स काय। लेकिन इसके महत्व को वो समझा नहीं पाए। ठीक है, ये मैंने बताया अभी जैसा आपको। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से निष्कर्ष निकाला कि हैकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था। बाकी बाद में जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला कि जो हैकिंग साहब बता रहे हैं 50% शुक्राणु में जो मिलता है, ये जो एक्स बॉडी है वो एक्चुअल में क्या है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र है। ठीक है, वो गुणसूत्र है, इसीलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि एक्स ओ या एक्स नॉट इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, एक्स नॉट मतलब जो लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र है उसमें एक में एक्स और दूसरे में अनुपस्थित होता है यहाँ पर। ठीक है, अभी और आएगा डिटेल से। अर्थात सभी अंडों में
अन्य क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। जैसे मान लो कि 15 क्रोमोसोम है, एक्स 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 इस प्रकार से, ठीक है, जोड़े में है तो एक्स एक्स ये हो गया, फिर एक्स एक्स ये हो गया, फिर एक्स एक्स ये हो गया। लेकिन हो सकता है कि दूसरा जो है नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला उसमें केवल एक्स नोट हो, मतलब एक एक्स है लेकिन दूसरा नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी ओर शुक्राणु में ये एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम रहित शुक्राणु से निषेचित होता है वो नर बन जाता है। तो अगर इस प्रकार से होता है एक्स और ओ यहाँ पर आया तो वो नर बन गया, और एक्स एक्स आया तो वो मादा बन गया। अभी थोड़ा सा और समझ में आएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। एक में इसने पहले ही बोल दिया कि कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें होता है, जैसे इसने बात की एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाती है, तो इस प्रकार से अगर कुछ होता है, ठीक है, तो और दूसरे में एक्स ओ होता है, एक्स नॉट होता है, तो इसमें एक कम यहां पर होगा। इस एक्स क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। तो ऐसा गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करने में काम में आता है उसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। शेष क्रोमोसोम को एलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम बोलते हैं, या तो एलिंग बोल दो या इसे ऑटोसोम क्रोमोसोम बोल दो, ठीक है। टिड्डा एक्स प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलैंगिक, अलैंगिक क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का पूरा एक जोड़ा होता है। तो जैसे बात सिंपल समझ में आ रही, एक्स एक्स है यहाँ पर, तो इसने क्या बोला, मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा है, जबकि इसने बोला है कि क्रोमोसोम के नर की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें इसने क्या बोला है कि इसमें नर में अलिंग, ठीक है, क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस प्रकार से। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। इन प्रेक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित किए गए। बोले यार ये तो कीटों की अपन ने बात कर ली, क्यों ना दूसरों जीवों में भी देखा जाए, ठीक है। तो कई अन्य कीटों तथा मानव समेत स्तनधारियों में एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण देखा गया है। बहुत सारे कीटों में और मानव के साथ साथ में स्तनधारी, कभी भी ऑप्शन देके पूछ लेगा एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें होता है, बोल देगा कीट में, मनुष्य में, स्तनधारी में, या उपरोक्त सभी में। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो हो सकता है कि नर की अपन बात करें 46, उसमें मादा में भी 46 है, कीटों में हो सकता है कि 20 है, तो नर में भी 20 है और उसमें भी 20 है, ठीक है। नर में एक क्रोमोसोम तो एक्स होता है, तो ये तो अपन ने ऐसे पढ़ रखा है, फिर भी बता देता हूं आपको। नर में एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, जबकि मादा में दोनों ही एक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स और वाई दो अलग अलग है, इसीलिए इसे विषम युग्मजी अपन बोलते हैं, और ये अपने पास सम युग्मजी, इसे अपन सिंपल सा बोलते हैं। नर में एक क्रोमोसोम तो एक्स होता है, पर उसका जो जोड़ीदार स्पष्ट से छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि एक्स और वाई जो है नर में, अगर आपसे पूछा जाए एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, तो आपको बता देना भाई साहब वाई क्रोमोसोम क्या होता है, छोटा होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं नर में, ठीक है। जबकि मादा में ये एक्स एक्स जो है दोनों क्या है, समान ही है। देखो यहाँ पर इतना है, इसमें इतना है, ठीक है। तो डायग्राम में ध्यान से देखना, अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है। दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्रों के साथ, नर में अलिंग जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं वो टोटल हो गए 44, और जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो कौन से, एक्स वाई। तो टोटल कितने हो गए, 44, 45 और 46 गुणसूत्र हो गए, जबकि मादा में 44 प्लस एक्स एक्स हो गए, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्र के साथ एक्स वाई और मादा में अलिंग सूत्र के साथ एक्स एक्स। उदाहरणतः मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। तो ये देख लो आप डायग्राम, दिक्कत नहीं है कोई इसमें। ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो ये ड्रोसोफिला है, ये ड्रोसोफिला नर है। ये अपन ने बात की थी मॉर्गन में, ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था, नर छोटा होता है और मादा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हैं। और बाकी एक्स वाई इसमें लिखा है तो ये क्या है, नर ही है, ठीक है। तो ये यहां पर अपन ने देख लिया। ऊपर के विवरण में आपने दो प्रकार के लिंग निर्धारण एक्स ओ देखा अपन ने, और दूसरा एक्स वाई अपन ने देख लिया। एक्स नॉट का मतलब एक्स ओ या नॉट इसे अपन बोलते हैं सिंपल सा, मतलब केवल एक्स ही अतिरिक्त एक्स है, बाकी उसमें वाई जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दोनों में ही नर में दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, ठीक है। या तो एक्स ओ है तो भी वो नर है, एक्स वाई तो भी वो क्या है, नर है। तो ये नर ही अलग अलग प्रकार के युग्मक है वो पैदा करते हैं, जो है कि या तो एक्स क्रोमोसोम सहित या रहित, ठीक है। कुछ युग्मकों में एक्स क्रोमोसोम और कुछ में वाई क्रोमोसोम। क्लियर?
इस प्रकार की न लिंग निर्धारण क्रियाविधि को नर विषम युग्मता या हेट्रोगेमी बोलते हैं। मतलब नर में क्या है, अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम सेम नहीं है, ठीक है, तो वो है विषम युग्मता। विषम का मतलब अलग, युग्मक जो बनाता है, हेट्रोगेमेटी इसे बोलते हैं। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी गई चित्र 5.12 से। तो ये से अपने को बताया पक्षियों में इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन होता है, अर्थात मादा विषम युग्मजता या हेट्रोगेमेटी पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने दो देखे थे ए और बी, अपन ने कीटों की बात की थी, मनुष्य और स्तनधारी की अपन ने बात की थी, उसमें नर में अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम मिल रहे थे जो लिंग का निर्धारण करेंगे, तो वो नर विषम युग्मता था। जबकि अब अपन बात कर रहे हैं इसमें क्या है, इसमें जैसे Z और W का एग्जांपल दिया तो मादा इसमें अलग अलग होती है, जबकि नर क्या होता है, सेम होता है। नर में अपन Z बोल रहे हैं, मतलब ये सेम ही है दोनों Z, तो ये नर सम युग्मजी और मादा क्या होगा, विषम युग्मजी इसमें होगा। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्नता प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोम को Z और W क्रोमोसोम कह दिया। मतलब पहले जो बताया उससे अपन कंफ्यूज ना हो, वापस से XY बता दिया और इसमें भी XY बता दिया, तो पता कैसे चलेगा मनुष्य की बात कैसे हो रही है और जो अपने पक्षी है उसकी बात कैसे हो रही है, तो इसे अलग कह दिया। इन जीवों में मादा में एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, मतलब अलग अलग है, जबकि नर में एलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नर है भाई साहब, कैसे पता चला, इस साइन को देख करके, ठीक है, और ये मादा है, इसको देख करके अपन बता सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा आराम से। बाकी डायग्राम के नीचे जो लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो थ्योरी में अपन ने पढ़ा वही है, ठीक है। पहले वाले जो ए और बी है उसमें क्या है, जो नर होता है वो विषम युग्मजी होता है, बाकी मादा होती है सम युग्मजी, और जबकि सेम में क्या है, नर में जो है वो सम युग्मजी और मादा विषम युग्मजी। आपको ध्यान में रखना, सिंपल सा, क्लियर है। साइड में आप लिख सकते हो यार, इतना थोड़ी रिवाइज करोगे नीट के समय में, साइड में लिख लो कि जो कीट है उसमें किस प्रकार का मिलता है XO या XY की अपन बात करें, मनुष्य में किस प्रकार का मिलता है XY, स्तनधारी में किस प्रकार का मिलता है XY, पक्षियों में किस प्रकार का मिलता है कि ZW प्रकार का मिलता है, ठीक है। तो ये इतना सा लिख लो तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 पेज, तो इसीलिए नोटबुक में साथ में रखने के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट आता है मानव में लिंग निर्धारण। यह अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, मानव प्रजनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस टॉपिक को अपन ने पढ़ रखा है, तो यहाँ केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी ये जो पूरा पैराग्राफ है आप खुद से पढ़ सकते हैं, और जिसने पहले पढ़ रखा है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मानव में क्या होता है, टोटल गुणसूत्रों की अपन बात करें तो होते हैं 46 कुल गुणसूत्रों, उसमें से ए लिंग गुणसूत्र होता है अपने पास 44, और बाकी जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो क्या उनसे होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, नर और मादा दोनों, ठीक है। अब ये जो 44 है लिंग गुणसूत्र है वो नर और मादा दोनों में क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है नर और मादा में, जबकि 2 जो ये बचे हुए हैं ये क्या होता है, अलग अलग होता है नर और मादा में, ठीक है, नर और मादा में। तो अभी अपन ने कुछ समय पहले ही पढ़ा कि नर जो होता है विषम युग्मज होता है स्तनधारियों के साथ में, और मादा क्या होती है, सम युग्मज इस प्रकार से होती है। तो यहाँ जो युग्मक बनेंगे 2 प्रकार के बनेंगे, या तो X बनेगा या Y बनेगा, जबकि इसमें कितना बनेगा, केवल एक ही बनेगा। तो ये जो निषेचन होने के समय शुक्राणु से X और Y आने के चांसेस जो है तो X आएगा, क्योंकि युग्मक जो होता है एक गुणित होता है, दोनों नहीं आ सकते, X आएगा, और अंडाणु से केवल X ही आएगा, ठीक है। तो X आके इसके साथ में जुड़ता है तो XX आता है, और Y आके साथ इसके साथ जुड़ता है तो XY बनता है। तो 2 संतति में से एक जो है हर बार क्या बन सकती है, नर बन सकती है। तो मतलब 50% चांस होते हैं, 1/2 × 100 इसे करेंगे तो 50% चांस होते हैं या तो नर के या मादा के, और वो डिपेंड किस पे करेगा, ये नर पे करेगा। मादा को ब्लेम किया जाता है आज के समय में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नर जो है वही रेस्पॉन्सिबल है कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है वो नर होगा या मादा होगी, वो नर पर ही डिपेंड करता है। वही इस पैराग्राफ के अंदर अपने को बता रखा है और कुछ भी नहीं बता रखा है, पहले भी पढ़ने पढ़ रखा है और वापस से मैंने आपको समझा दिया, बाकी इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है। अब ये जो है 5.6.2 मधुप या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण अति 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है, 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर आता है अपना 9th या 10th चैप्टर है, ठीक है, तो वहां जब अपन पढ़ेंगे तो मधुमक्खी का थोड़ा सा वापस रोल आएगा, तो छोटा सा पैराग्राफ वहां पर भी दे रखा है। बाकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो दे रखा था, ये पहले जो था ये सिलेबस में अपने था, लेकिन चैप्टर के बीच में नहीं दे रखा था, ये पीछे सबसे लास्ट में सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसमें दे रखा था, तो बच्चे इसे पढ़ते ही नहीं थे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब तो दे दिया, अच्छी बात है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है ये। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है मधुमक्खी में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुणसूत्र समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मधुमक्खियां तीन प्रकार की होती है, एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन, जैसे ये शुक्राणु था, ये अंडाणु था, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यहां जो बनती है ये बनती है मादा। ठीक है, क्या बनती है, एक मादा रानी तथा श्रमिक मधुमक्खी। तो जो निषेचन होता है मादा बनेगी, मादा में से जिसको जेली मिलेगी, यहां से रॉयल जेली मतलब आहार जो मिलेगा, तो उन मादा में से जो भी मधुमक्खी रॉयल जेली खाएगी वो रानी मधुमक्खी बन जाएगी, और बाकी जो बची हुई होगी वो क्या हो जाएगी, श्रमिक यहां से हो जाएगी। ठीक है, तथा एक अनिषेचित अंडे, जैसे ये अंडा है, यहां से अगर निषेचन होता है इसका शुक्राणु के साथ में, तब तो रानी या श्रमिक बन जाएगी, मतलब मधुमक्खी जो है वो मादा बनेगी, लेकिन जिसको भी यहां से रॉयल जेली मिलेगी वो रानी बन जाएगी और बाकी श्रमिक बन जाएगी। लेकिन अगर जो अंडाणु है वो बिना निषेचन के ही नए जीव में या नई मधुमक्खी में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, या नर बना रहा है, इससे जो बिना निषेचन के अंडाणु क्या करेगा, बिना निषेचन से क्या लिखा, एक अनिषेचित अंड अनिषेक जनन, बिना निषेचन के, ए का मतलब अनुपस्थित, निषेक का मतलब निषेचन, जनक का मतलब जनन, जनन। ठीक है, तो बिना निषेचन के अगर एक अनिषेचित अंड जो है वो ड्रोन में नर में परिवर्तित होता है, तो वो भी क्या बना रहा है, मतलब वो भी एक प्रकार का क्या कर रहा है, लिंग निर्धारण में आ रहा है। ठीक है, तो वापस से मैं आपको बता देता हूं कि अगर निषेचन होता है अंडाणु और शुक्राणु का, तो जो भी बनता है यहाँ पर वो मादा बनेगी, उस मादा में से कुछ एक आध जो मधुमक्खी उसको रॉयल जेली मिलेगी तो वो रानी बन जाएगी क्योंकि रॉयल खा रही हूँ, बाकी सारी क्या बन जाएगी, श्रमिक यहाँ से बन जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे केस भी जिसमें बिना निषेचन के अंडाणु क्या होता है, नए जीव में नई मधुमक्खी में परिवर्तित हो जाता है, उसे अपन बोलते हैं नर या ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा मधु की अपेक्षा आधी होती है। तो मादा आप देखो यहां से द्विगुणित है, 2n है, जबकि नर की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, नर क्या है, केवल n ही तो है यहां पर। ठीक है, जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं तथा पूर्ण धम अगुणित अर्थात 16 क्रोमोसोम से युक्त होते हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा और डिटेल से चलते हैं अपन। ये n था, देखो वापस समझिए, ये शुक्राणु इसे अपन बोल देते हैं, स्पर्म में लिख देता हूं ये n, और इसे ओवम को मैं ओ से लिख देता हूं ये n। अगर निषेचन होता है तो 2n बन जाएगा, ये मादा बनेगी, मादा में से इसे अगर रॉयल जेली मिलती है, इस प्रकार से आप नोट कर लो, ठीक है, रॉयल जेली मिलती है इसे, तो वो क्या करेगी, रानी में परिवर्तित हो जाएगी, जबकि बाकी अगर नहीं मिलेगी तो वो बाकी क्या कर लेगी, बाकी जो है वो अपने पास परिवर्तित हो जाएगी, किसमें, श्रमिक में। ठीक है, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जो ओवम है वो बिना निषेचन के ही क्या करेगा, एक युग्मक जो है बिना निषेचन के ही नए जीव में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं नर या ड्रोन, इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, नर या ड्रोन। अब वापस से अगर मान लो कि ये जो यहाँ पर रानी या श्रमिक है, ये यहाँ से निषेचन के लिए इसको जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर करेगा, क्योंकि ये द्विगुणित है, यहाँ पर लिखा है द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो ये n बन जाएगा, और वापस से ये नर जो है अगर इसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वापस से 2n बन जाएगा, और नहीं करता तो वापस से ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। तो नर में जो है गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और मादा में 32 होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसका उदाहरण है, इसे अगुणित द्विगुणित का उदाहरण है ये। ठीक है, अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करता है, n से n बना लेगा, ये भी मैंने आपको बताया था, ये n से n बना लेगा ऐसे। उनके पिता नहीं होते, नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा हो सकते हैं। ठीक है, उनके पिता नहीं होते परंतु उनके दादा होते हैं। नर जो है शुक्राणु यहां से बना लेगा, ये नर, ये शुक्राणु है यहां पर, और अगर इसके साथ मादा के साथ में आता है तो जो 2n स्ट्रक्चर बनाती है, नहीं आता है तो वापस से क्या कर लेगा, ये नर में परिवर्तित हो, सॉरी अंडाणु जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। तथा पोते हो सकते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना, एक ऐसा बंदा है जिसका दादा नहीं है, सॉरी पिता नहीं है, दादा है। ठीक है, पिता नहीं होते जबकि दादा होते हैं और पोते हो सकते हैं। ये बाकी यहाँ पर आपको देर का सिंपल सा जो मैंने अभी आपको समझाया, नर समसूत्रण से 16 बन जाता है, मादा में अर्धसूत्री विभाजन से 16 बनता है, 16 16, ये वापस से फर्टिलाइजेशन होता है तो 16 बन जाता है, और बाकी ये बन जाता है। क्लियर है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला सकता है। डीएनए की अगर अपन बात करें, जब तक डीएनए की स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई, उत्परिवर्तन को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, जो मेरी
थंबनेल में बैकग्राउंड में जो इमेज लग रही है वो डीएनए ही है। तो डीएनए अनुक्रम में डीएनए इस प्रकार से होता है, इस पर कुछ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जैसे ए टी सी जी, ये नाइट्रोजन क्षारक हैं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। अगर इसमें परिवर्तन होता है किसी भी प्रकार से, सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, सब जीव में अलग अलग होता है। जैसे मेरे अंदर ATCG है तो कीट में हो सकता है कि TAGC हो जाए, ठीक है, उसीलिए वो कीट है और मैं क्या हूं, इंसान हूं, मतलब उसके अलग अलग जो लक्षण उसके लिए निर्भर करता है। तो अगर इसमें मैं परिवर्तन कर दूं जैसे ATCG है तो इससे मैं ATGC हो जाए यहां पर मान लो, तो जो ये परिवर्तन हुआ है इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो जीन प्रारूप है और जो लक्षण प्रारूप है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। लक्षण का मतलब हो सकता है कि मेरी आवाज भारी हो जाए या पतली हो जाए, मेरी स्किन का कलर डार्क हो जाए, तो वो जो है जीन में या डीएनए के सीक्वेंस में परिवर्तन होता है तब होता है, ठीक है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता ला सकता है। पुनर्योजन अपन ने पढ़ा था कि जैसे एक जो क्रोमोसोम था इस प्रकार से था, दूसरा क्रोमोसोम इस प्रकार से अपने पास था और ये जीन थे इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, पुनर्योजन होता है, तब भी तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी बात अपन यहाँ पर नहीं कर रहे। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, पहले ही बता दिया मैंने आपको कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप में एक डीएनए का कुंडलन विद्यमान होता है। इस प्रकार से होता है, बहुत ज्यादा कुंडलित होता है इस प्रकार से, ठीक है। अतएव डीएनए खंड की कमी, या तो डीएनए खंड जो है, मान लो कि ये डीएनए इसमें से इतना सा पार्ट हट जाता है या इसमें इतना सा पार्ट जुड़ जाता है, तो हट जाना या बड़ा द्विजना क्रोमोसोम में बदलाव ला सकता है, क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसीलिए क्रोमोसोम के रूपांतरण असामान्यता तथा विपतन को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विपतन कैंसर कोशिकाओं में सामान्य देखा जाता है। तो कैंसर जो है म्यूटेशन होता है तभी कैंसर सेल बनती है, इसे भी अपन देखेंगे। वैसे बता दिया इसने कि छठे चैप्टर में, अगले चैप्टर में देखेंगे। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार या बेस पेयर में परिवर्तन, अब ये टाइप बता रहा है यहाँ पर उत्परिवर्तन के, जैसे मैंने बोला कि ये ATCG है, ठीक है, तो ये क्या है, क्षार युग्म है, यहाँ पर ये क्षार है। ए के साथ में टी जुड़ता है, टी के साथ में ए जुड़ता है, जी के साथ में सी, सी के साथ में जी और जी के साथ में सी, और जुड़ता है हाइड्रोजन बंध से, ठीक है। तो ये युग्म हो गया, AT एक युग्म हो गया, यहाँ पर TA एक युग्म हो गया, CG एक युग्म हो गया और GC एक युग्म हो गया, ठीक है। तो अगर इनमें परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को बोलते हैं बिंदु परिवर्तन। जैसे मान लो इस T में परिवर्तन यहाँ पर हो गया तो केवल एक बिंदु पर ही परिवर्तन हो रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे बिंदु परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दांत्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया है। जो सिकल सेल एनीमिया है इसे भी वहां पर बता रखा है, ठीक है। मतलब दांत्र कोशिका अरक्तता, जो गांव में चारा चारा वगैरह जो काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का, ठीक है, तो ये जो होता है दांत्र कोशिका अरक्तता, इस प्रकार का जो शेप हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो आरबीसी होती है उसमें इस प्रकार का कुछ शेप हो जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन वगैरह की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसे भी अपन देखेंगे। इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना बिंदु उत्परिवर्तन का। डीएनए के क्षार युग्मकों के घटने बढ़ने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है, अगले अध्याय में वर्णित। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर केवल क्षार युग्म बोला है और यहाँ पर इसने क्षार युग्म बोल दिया, मतलब एक से अधिक। बाकी और देख लेंगे अगले चैप्टर में। बस इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है, इसे आपको बता रखा है 8th चैप्टर में। इसे उत्परिवर्तन जन्म बोलते हैं। केमिकल भी हो सकता है, भौतिक कारक भी हो सकता है, जैसे भौतिक में अपन बात करें तो एक्सरे हुआ, यूवी रेज वगैरह, इस प्रकार की किरणें जो होती है। केमिकल में भी होता है, कुछ खाने पीने से हो जाता है, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण जैसे लिखा जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देता है, ये क्या है, उत्परिवर्तन जन ही है। बाकी अगले अध्याय में वर्णित है सब कुछ डिटेल से, क्लियर है। तो ये म्यूटेशन वाला टॉपिक भी यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में अपन ने क्या पढ़ा, लिंग निर्धारण और म्यूटेशन। अगर इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट है तो इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ना करें, डाउट की पिक्चर सेंड करनी है पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन की, तो पिक्चर कमेंट में नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां अपने डाउट की पिक्चर शेयर कर सकते हैं, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।